वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि जो इंडिया का एटीट्यूड है वो काफ़ी एम्बिवेलेंट रहा है। एम्बिवेलेंट मतलब कि कभी तो हम बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कर रहे थे फॉरेन एड का, कभी हम उसको सस्पिशन की निगाह से देखते हैं। तो मतलब हम दोनों तरफ चल रहे थे। तो हमारा कभी भी एक स्टांस नहीं रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। हम दोनों तरफ का रहा है, कभी हम अच्छा मानते हैं, कभी उन्हें सस्पिशियस मानते हैं, कभी हॉस्टाइल मानते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। और अब ऐसा भी लगता है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ठीक चल रही है तो उस हिसाब से अब हमें फॉरेन ऑफिशियल एड का जो वक्त है वो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। फिर जैसे अब यूएस जो है वो सबसे बड़ा डोनर रहा है तो उसने अपनी यूएस एड जो है वो अब कम कर दी है, और साथ में यूरोप जैसे देशों ने भी अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एड जो देना है वो कम कर दिया हुआ है। तो इस कारण ये सब चीज़ें चल रही हैं। डिक्लाइन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एड, तो वेस्टर्न नेशंस भी एक तो इंडिया को नहीं देखते हैं कि उसे एड की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और जो हम एड कब लिया करते थे और क्यों लिया करते थे, तो हम इंडिपेंडेंस के जब इमीडिएटली बाद जब थे ना, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, हमें उसमें मदद की ज़रूरत थी किसी की, तब हम डेवलप्ड कंट्री से एड हमने लेना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है ना उसको लीड चेंज एजेंट माना जाता था, इसलिए ज़्यादातर एड जो है ना वो सरकार के पास आती थी क्योंकि अभी किसी भी प्राइवेट प्लेयर के पास उस वक्त इतनी पावर नहीं थी, या फिर हमारे पास इतने अच्छे एनजीओज वगैरह या मतलब जो भी चीज़ें प्राइवेट कोई भी इतना काम नहीं बढ़ रहा था आगे। तो उस वक्त जो था गवर्नमेंट ही थी, तो गवर्नमेंट को मेन लीड माना जा रहा था, तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट आती थी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू आती थी, यानी कि ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट आती, मतलब ऑफिशियल एड आती थी। तो हमने 1995 से 1965 पे वो पीक पीरियड था जब हमने सबसे ज़्यादा एड ली, और उस वक्त जो एनजीओज हैं उनके पास भी बायलेटरल डोनर्स थे, उन्होंने भी बायलेटरल डोनर से काफ़ी एड ली। आफ्टर 1970 हमने क्या किया, हमने ऑफिशियल जो डेवलपमेंट एड है वो हमारा धीरे धीरे ख़त्म होता गया, और 1990 के बाद तो हम मतलब जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसलिए हमने जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसका जो प्रपोर्शन है वो कम कर दिया था, ऑलमोस्ट नॉन सिग्निफिकेंट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम एड टू इन्वेस्टमेंट। तो अब इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब इंडिया चाहता है कि ग्लोबल ट्रेड कोलैबोरेशन हो, उसके साथ क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स चाहिए हमें। हमें एड नहीं चाहिए उतना, हमारे पास जो ऑफिशियल एड का डिक्लाइन है वो इतना बड़ा इशू नहीं है अब इंडिया के पास, पर लेकिन जो एनजीओज हैं उनके लिए प्राइवेट एड अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनजीओज होते हैं ना वो उस जगह, वो उस ग्राउंड वर्क में जाके काम करते हैं, उस ग्रास रूट पे जाके काम करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती। तो ऑफिशियल एड जो है वो ऑल्दो डिक्लाइन हो रही है, पर फॉरेन ट्रेड अभी भी एड की एनजीओज को ज़रूरत है, क्योंकि एनजीओज तभी काम कर पाएंगे ना, उनके पास पैसा होगा। तो वो गवर्नेंस का जो सच है उसको भी सामने लाते हैं। तो जो पहले पब्लिक डोनेशंस और बाद में फॉरेन एड और गवर्नमेंट ग्रांट्स से एनजीओज चलते थे, तो पहले फॉरेन डोनेशंस और बाद में फॉरेन एड और गवर्नमेंट ग्रांट्स, इन सब से एनजीओज चलते थे। फिर अब उसके बाद सीएसआर एक्ट फंड्स, जैसे कि हमें पता है कंपनीज को कहा जाता है कि उन्हें सीएसआर फंड में इतना डालना ही डालना है, तो उसके बाद से उससे चलने लगे। तो की फंडिंग सोर्सेज क्या रहे एनजीओज की, 1960 से पहले पब्लिक डोनेशंस, 1960 से गवर्नमेंट ग्रांट्स या फॉरेन एड, फिर 2013 के बाद से सीएसआर जो है वो मैंडेटरी बन गया था, तो तब से उधर से ड्रॉप इन फॉरेन एड टू एनजीओज। तो अभी जो एनजीओज हैं उनको अभी इतना मिलियन मिला, 88,882 मिलियन मिला 2017 से 22 के बीच में, पर जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना वो श्रिंक करती जा रही हैं। और उसका कारण क्या है, एफसीआरए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, जिसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और उसके कारण जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है, तो इसलिए स्टेडी डिक्रीज हो रहा है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था वो हमारा 1976 में
जो था उसने टाइटली कंट्रोल किया होता फॉरेन एड को एनजीओज के लिए। फिर ओवर टाइम जो लॉ है वो और स्ट्रिक्ट होता गया और काफ़ी एनजीओज ने अपनी एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस लूज कर दी। उनकी जो एबिलिटी थी टू गेट फंड्स वो मतलब लिमिट कर दी गई। फिर पॉलिटिकल सस्पिशन ऑफ फॉरेन एड। तो अब जब से इमरजेंसी हुई 1975 में तो फॉरेन एड को ना लिंक करा जाने लगा कि वो रिलीजियस कन्वर्जन्स ला रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जो सस्पिशन था ना वो उन पे धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उससे रिस्ट्रिक्शंस जो है ना उन पे डोनर्स पे ज़्यादा लगानी शुरू कर दी, जैसे कि सोरस फाउंडेशन को बंद कर दिया गया। तो इस तरह करते करते फॉरेन एड का जो है ना वो स्लो डेथ हो गया। वाई फॉरेन एड वॉज वैल्यूएबल, तो उससे क्या होता था, फ्लेक्सिबल फंडिंग आती थी कंपेयर टू रिजिड गवर्नमेंट ग्रांट्स। की गवर्नमेंट की ग्रांट होती थी कि स्पेसिफिक एरिया में लगाना है। फिर एनजीओज को ग्लोबल प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी और स्पीक ट्रुथ टू पावर, उसके लिए पावर आई उनके पास। नहीं तो जो पैसा दे रहा है उसके खिलाफ थोड़ी बोलेंगे, वो चीज़ हो जाती है। तो अगर कोई आपको पैसा दे रहा है आप उसके खिलाफ नहीं बोलते हो। तो वो चीज़ है, अगर उनको अपनी इधर से फ्लेक्सिबल फंडिंग मिल रही है तो वो फिर गवर्नमेंट का ट्रुथ भी सामने लाएंगे, हर चीज़ करेंगे। इनोवेशन सपोर्ट होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है उनके डेवलपमेंट वर्क में। कंसिक्वेंसेज ऑफ लूजिंग फॉरेन एड, तो उससे क्या होता है कि जॉब लॉसेस हो जाते हैं वॉलंटरी सेक्टर में, अबंडेंट प्रोजेक्ट्स, स्लोअर सोशल डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में कम हो रही है। तो फाइनल मैसेज यही है कि सेल्फ रिलायंस अच्छा है, पर कटिंग ऑफ फॉरेन एड कम्प्लीटली उससे नेशनल इंटरेस्ट भी हमारे हार्म हो सकते हैं और वीकन कर सकते हैं हमारे एनजीओज को, जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स को बचा रहे थे। नॉट रिवेंज और रिटालिएशन बट अ पैराडिगम शिफ्ट। तो इस आर्टिकल में बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है कि जैसे हमें पता है कि अभी जो 2000 अप्रैल 2022 अप्रैल 22 को हमारा पहलगाम में अटैक हुआ। तो उसमें वो मतलब ऐसा अटैक था कि 2008 के बाद वो दूसरा सिविलियन अटैक था जो उसमें रिलीजियस के बेसिस में बाइफरकेट करके लोगों को मारा गया और बहुत बुरे तरीके से उन्होंने लोगों को हैंडल किया, रिलीजन को बीच में लाए। तो ये सब चीज़ें किस लिए थी, हमारी कश्मीर की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए, डर लोगों में लाने के लिए, कम्युनल टेंशंस इंडिया के अंदर ही वो करने के लिए थी। तो जो पास मिशंस थे ना, ये जो अटैक था इसमें क्लियर एक्सफिल्ट्रेशन प्लान था इनका। तो इंडिया की जो इनिशियल रिस्पांस रही, तो इंडिया की इनिशियल रिस्पांस में तो हमने यही देखा कि जब तक अभी फाइनल एक रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक के लिए उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिकली हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और मिलिट्री वाइज हमने ग्रीन सिग्नल दे रखा है मिलिट्री को कि आप अपना जो भी रिस्पॉन्स है उसको प्लान करें, जैसे भी आपको करना है डिफेंस फोर्सेस को। मूविंग बियॉन्ड रिवेंज स्ट्रैटेजिक अप्रोच, तो अब बदले की भावना से नहीं चल सकते हैं हम ना, सिर्फ हमें फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज में, डेटरेंस में और क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस में कुछ लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज आना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं सोच सकते ना कि मिनट में जैसे लोग बात करते हैं कि हम सीधा जाके अंदर घुस के मारें और ये करें वो करें, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। हर बार ही तो इतने अटैक्स हो रहे हैं और हर बार हम कुछ ना कुछ रिएक्टिव अप्रोच लाते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी नहीं हमने लाने का सोचा, हर बार एक अच्छा उसने आके अटैक कर दिया अब हम जाके करेंगे, बस ये हो रहा है। उससे क्या आगे के अटैक्स रुक रहे हैं क्या, हमारे सिर्फ सिविलियंस की बात नहीं है, हमारे रोज सोल्जर्स इतने मरते हैं, क्या वो रुक पा रहे हैं? नहीं। तो हमें एक लॉन्ग टर्म चेंज की ज़रूरत है, हमें जो पास जो भी रिस्पॉन्सेज रहे हैं उनको रिव्यू करो, क्या फ़ायदा होगा किसी भी रिस्पॉन्स से, क्या पाकिस्तान ने आगे से अटैक करना बंद कर दिया? तो उसका बहुत लिमिटेड और टेम्परेरी इम्पैक्ट रहता है, उस पर जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है वो हमें इससे आगे लेके जानी पड़ेगी। हमें 3 pronged स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। हमें काउंटर करना है टेररिज्म को, हमें अटैक्स प्रिवेंट करने हैं थ्रू इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मेजर्स अपने अच्छे करके, फिर हमें रिटालिएशन करना है स्मार्ट तरीके से, अनप्रिडिक्टेबल और इफेक्टिव तरीके से। काउंटर रिटालिएशन मैनेजमेंट, तो हमें प्रिपेयर करना है कि हाँ कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर हम कुछ करें। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं कि सबसे पहले जो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल बिहेवियर के हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि चाइना के साथ, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कुछ इम्पैक्ट होता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना का क्या रिएक्शन रहता है। फिर डोमेस्टिक रिटोरिक, हम मतलब जो लोग हमारा एक डेफिनेटिव वॉर पे लोग बात करते हैं,
तो हमें ही प्लान बैकफायर कर सकता है अगर हमने पुअरली प्लान किया, तो हमें उस पर भी नहीं जाना। और पीस मेंटेन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर हमें ये भी नहीं करना है कि बार बार जी आओ करो, है ना। तो हमें एक लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ काम करना है कि यू नो लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह इस चीज़ को ख़त्म करना है कि कोई भी दोबारा से वो रिटेलिएट ना करे। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, ऑलरेडी इतनी जगह वर्ल्ड में इतनी जगह वॉर चल रही हैं, अब एक और वॉर नहीं खड़ी करनी चाहिए कभी भी। वॉर तो कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म हर बार उसी वक्त कुछ कर देना, उससे उसे नहीं फ़र्क पड़ता है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, तो इंटरनेशनल प्रेशर, हमें अब डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या आएंगे, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। अब हो सकता है यूरोपियन यूनियन, यूएस, गल्फ नेशन जैसे चेंज हमें कह सकते हैं कि मत इतना वो करें, तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। IWT सस्पेंशन फॉल आउट, तो पॉसिबल हमें पुश बैक मिल सकता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, चाइना और बांग्लादेश, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश के साथ भी हमारी वाटर ट्रीटीज़ हैं। UNSC का रोड ब्लॉक, तो हमें बहुत एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट मिला क्योंकि पाकिस्तान की सीट भी थी। देन एक्शनेबल मूव्स, तो हमें पुश करना चाहिए कि जो द रेसिस्टेंट फ्रंट है उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एक तो डिक्लेयर करा जाए। हम कैंपेन रिवाइव करें फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर हम पॉलिटिकल और रीजनल लीडर्स के साथ यूज़ करें फॉर इंटरनेशनल एडवोकेसी। फिर LOC को हम इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने पे हमें विचार करना चाहिए। तो करंट इशू क्या है, जो LOC है वो पाकिस्तान अपने मिलिटेंट्स को भेजने के लिए यूज़ कर देता है। तो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी क्या है कि वो क्लेम करता है कि इंडिया इज ऑल्टरिंग JNK डेमोग्राफिक्स, वाइल उसने खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसके डेमोग्राफिक्स चेंज किए हैं। प्रपोजल, हमें 2007 के जो प्लान्स थे कि हम LOC को एक फॉर्मल परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें, उस पर सोचना चाहिए। इससे क्या है कि जो एम्बिग्विटी है, जिससे प्रॉक्सी वॉर्स ये सब होती रहती हैं, वो सब खत्म होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं हमारे पास। कंक्लूजन यही है कि इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी की ज़रूरत है। हमें रिएक्टिव स्ट्राइक्स को अवॉइड करना चाहिए और अब एक प्रॉपर पैराडिगम शिफ्ट पे आना चाहिए। तो LOC as a border is viable long-term solution to bring regional stability and stop Pakistan's proxy war. So that's all for the editorials today. Thank you.